देखिए, एविडेंस आपका चल रहा था और एविडेंस में जो सेक्शन चल रहा था 110 हम पढ़ा रहे थे। 110 आपका ये बताया गया था कि अगर किसी संपत्ति पर किसी व्यक्ति का वैलिड पोजेसन है यानी कि वैध कब्जा है, तो जब तक कि कोई दूसरा व्यक्ति अपना स्वामित्व साबित न कर दे, तब तक ये माना जाएगा कि कब्जाधारी ही ओनर या स्वामी है। यानी कि इसका मतलब कभी काल आपका जो यहाँ से क्वेश्चन बनता है वह आपका 3-4 लाइन दे देगा और उसमें ये दिखाएगा कि एक व्यक्ति भूमि पर कब्जा रखता है और उसका परिणाम क्या होगा। तो सतर्क रहना है, ये किस सेक्शन में आएगा, एक दो बार ये दिया है। तो ऐसा उदाहरण दे तो आप मारेंगे सेक्शन 110 यानी कि 1110। इसके बाद आपका जो पूछा गया इस पर आपका पिछली बार जो यूपी जे में भी आया और एपीओ में भी ये क्वेश्चन आया था इस धारा से कि कब्जा स्वामित्व का प्रथम दृष्टया साक्ष्य होता है, ये किस धारा में प्रावधानित है। तो आपका जवाब रहेगा 110। या पजेशन की संरक्षा या रक्षा कहाँ की गई एविडेंस में, तब भी आपका जवाब रहेगा 110। लेकिन जो कब्जा होना चाहिए वह वैध होना चाहिए, यानी कि आपका जबरदस्ती या बल का प्रयोग करके कब्जा न किया गया हो। यानी कि आपका ये 110 में आता है कि पजेशन ओनरशिप का फेसाई एविडेंस होता है। ये सिद्धांत भी पूछा गया है और पिछली बार वैसे आ चुका है आपका जे में भी एपीओ में भी। हो सकता है आए या ना आए। इसके बाद धारा 11 आ जाइए। 111। 111 से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ भी एक दो बार समस्या भी बनी है। यानी कि अगर ये 111 जो सेक्शन है यह ये बताता है कि उन समव्यवहारों में यानी कि उस ट्रांजैक्शन में सद्भाव यानी कि गुड फेथ या बोनाफाइड का साबित किया जाना जिसमें एक पक्षकार का संबंध सक्रिय विश्वास का है। यानी कि आपका पहला जो आपका क्वेश्चन निकालना है, किस धारा से जो सामान्य क्वेश्चन बनते हैं वह देखा जाए। सामान्य क्वेश्चन ये बन सकते हैं कि कौन सी धारा न्यायालय का महान नियम बताती है। तो 111। या ये पूछ सकता है कि एविडेंस की कौन सी धारा न्याय साम्य तथा शुद्ध अंतःकरण पर आधारित है। तो 111। दूसरा क्वेश्चन आपका ये पूछा जा सकता है कि अगर कोई ट्रांजैक्शन या संव्यवहार हुआ है और उसमें एक पक्षकार दूसरे पक्षकार के प्रति सक्रिय विश्वास की स्थिति में है, तो पहला नियम न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि ये जो पक्षकार सक्रिय विश्वास में था उसने अनुचित फायदा उठाया है। अब अनुचित फायदा न उठाकर ये संव्यवहार सद्भाव में किया गया, इस बात को साबित करने का भार उस व्यक्ति पर होगा जो सक्रिय विश्वास की स्थिति में है। जैसे कि उदाहरण के रूप में आपका 2-3 उदाहरण यहाँ कवर करना है और उदाहरण भी पिता पुत्र का पूछा गया है। एक पिता है अपने पुत्र से जो अभी अभी वयस्क हुआ है संविदा करता है और इस संविदा में अब प्रश्न ये है कि क्या पिता ने गुड फेथ में या सद्भावना में पुत्र से संविदा की। तो सद्भावना में संविदा की गई थी, इस बात को साबित करने का भार किस पर होगा, पिता पर कि पुत्र पर। ये पूछा गया है, आपका पिता पर होगा क्योंकि वही सक्रिय विश्वास के क्या है स्थिति में। दूसरा जो इस पर आपका उदाहरण बनता है वह आपका क्लाइंट और एडवोकेट का बनता है।
यानी कि कक्षिकार का या मुवक्किल का और प्लीडर का। एक प्लीडर साहब हैं, अपने कक्षिकार से संविदा करते हैं, तो ऐसी दशा में अब संविदा सद्भावना पूर्वक की गई थी, इस बात को साबित करने का भार किस पर होगा? कक्षिकार पर कि अधिवक्ता या प्लीडर पर होगा? प्लीडर पर, क्योंकि प्लीडर ही किस स्थिति में है? सक्रिय विश्वास की स्थिति में। ये आपका समस्यात्मक क्वेश्चन यहाँ बनता है। 111 में दो दृष्टांत दिए गए हैं। पहला हमने बताया अटार्नी और कक्षिकार का, अभी हमने बताया। और जो दूसरा एलेस्टेशन आपका दिया गया है, ये भी आपका पूछा गया है, और इसको हमने पहले उदाहरण में ऐड किया था, पिता और पुत्र। तो उदाहरण भी याद रखिए, पहला उदाहरण किससे रिलेटेड है? आपका क्लाइंट और आपका वकील से, और दूसरा किससे है? पिता और पुत्र। तो पिता पुत्र में सद्भाव किसको साबित करना पड़ेगा? पिता को। सबूत का भार किस पर होगा? और वकील मुवक्किल में किस पर होगा? आपका वकील साहब या अटार्नी या प्लीडर पर, क्योंकि ये लोग किस स्थिति में है? सक्रिय विश्वास की। एक और उदाहरण नया पूछ सकता है, वह गुरु चेले का पूछ सकता है कि गुरु ने चेले के साथ संविदा की है, और ऐसी दशा में इन दोनों का जो रिलेशन है सक्रिय विश्वास का है, तो आपका ये पूछ सकता है कि ये संविदा दुर्भावना में नहीं सद्भावना में की गई थी, इसको साबित करने का भार किस पर होगा? गुरु पर होगा, क्योंकि गुरु ही किस स्थिति में है? सक्रिय विश्वास के। तो दो उदाहरण कानूनी और एक एक्स्ट्रा आपको बताया गया, पूछ सकता है ये। इसको हल्का सा आप जोड़ सकते हैं, एविडेंस की धारा आपका 16 से भी जोड़ सकते हैं। 16 का दायरा सीमित है, 111 का दायरा व्यापक है। एक 16 आप संविदा नियम से हल्का सा कोरिलेट कर सकते हैं, असम्यक असर, अनड्यू इन्फ्लुएंस। इसके बाद 111 ए आ जाइए। जहाँ तक 111 ए की बात है, पहला क्वेश्चन बन सकता है,
देखिए 111A से आपका ये क्वेश्चन बन सकता है, अभी तक बना नहीं है। और जो नया क्वेश्चन आपका आ सकता है कि इसको जब भी पढ़िएगा तो आप पुलिस अधिनियम की धारा कल बताया गया 15 के क्लास 1 से जोड़कर पढ़िएगा। पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 15(1) ये बताती है कि राज्य सरकार के लिए ये विधिपूर्ण होगा कि वह अधिसूचना जारी करके किसी एरिया को जो राज्य में है डिस्टर्ब एरिया यानी कि विक्षुब्ध क्षेत्र या संकटपूर्ण क्षेत्र घोषित कर सके। और उसके बाद आपका राज्य सरकार की मंजूरी से आपका डीजीपी या आईजी ऐसे क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल की नियुक्ति कर सकते हैं। और इस अतिरिक्त पुलिस बल का खर्चा वहां के निवासियों से ही वसूला जाएगा और खर्चे का निर्धारण डीएम करेंगे, यानी कि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाएगा। अब 111 जो ए है आपका कब जोड़ी गई, पहला क्वेश्चन बन सकता है। तो 1984 में कब से लागू हुई, तो 14 जुलाई 1984 हो सकता है नया क्वेश्चन आ जाए, ये चांस है क्योंकि अभी तक पूछा नहीं गया है। तो 14 जुलाई 1984 से लागू की गई। अब इसमें क्या है कि अगर किसी एरिया को डिस्टर्ब एरिया या विक्षुब्ध क्षेत्र घोषित किया गया है और कम से कम 1 माह, याद रखिए कम से कम कितना, 1 माह तक वह एरिया डिस्टर्ब एरिया रहा है और कोई व्यक्ति हथियार के साथ उस एरिया में पकड़ा जाता है या पाया जाता है, तो न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि वह व्यक्ति, उस व्यक्ति का हाथ डिस्टरबेंस में था, यानी कि इस एरिया को वह क्या किया था, डिस्टर्ब या अपराध किया था। ये आपका ये जितनी उपधारणाएं चल रही हैं ये विधि की उपधारणा है, खंडनी। तो ये आपका 111 ए में है। ये धारा केवल क्रिमिनल मामलों में लागू होती है, सिविल में नहीं। इसके बाद आ जाइए 112। 112 पर भी क्वेश्चन बनता है। 112 को जब भी पढ़िएगा तो आपका एक दो धारा और कोरिलेट करके पढ़िएगा। एक सेक्शन 11 को कोरिलेट करके पढ़िएगा, अन्यत्र होने का अभिवाक। आइए 112 पर क्वेश्चन कैसे बनता है। 112 धर्मजता का निर्धारण करती है, यानी कि आपका मने कह सकते हैं कि धर्मजता का निर्धारण करती है। किसी शिशु का पिता कौन होगा, इस बात का निर्धारण ही सेक्शन 112 से किया जाता है। मातृत्व का निर्धारण नहीं किया जाता। फिर हम बता दें, इस सेक्शन के तहत केवल और केवल पितृत्व का निर्धारण किया जाता है, मातृत्व का नहीं। ये सेक्शन कंक्लूसिव प्रूफ है, निश्चायक सबूत है, लेकिन यह एक एक्सेप्शन भी स्वीकार करता है, एक अपवाद भी स्वीकार करता है। तो पिछली बार जो जे में क्वेश्चन बना था वह ये बना था कि एविडेंस की किन किन धाराओं में कंक्लूसिव प्रूफ या अकाट्य तर्क या निश्चायक सबूत दिया गया है। तो 3 धाराएं हैं, 41, 112 और 113, ये याद रखिए। दूसरा जो एपीओ में क्वेश्चन बना था वह ये बना था कि धारा 112 के तहत दी गई उपधारणा निश्चायक है, निश्चायक नहीं है, डीएनए टेस्ट के अधीन रहते हुए निश्चायक है, इनमें से कोई नहीं। जो यूपीएपीओ में क्वेश्चन आया उसमें एक आपका ऐड कर दिया डीएनए टेस्ट, तो आपको ये मानना है कि डीएनए टेस्ट के अधीन रहते हुए ये कंक्लूसिव है। अगला क्वेश्चन, अगर किसी पुरुष और स्त्री के बीच वैलिड विवाह हुआ हो, यानी कि यह धारा
शून्य विवाह अवैध विवाह के मामलों में लागू नहीं होगी। याद रखिए, अगर विवाह हुआ ही नहीं, विवाह शून्य था, अवैध था, तो इस धारा के तहत कोई अनुमान नहीं लगाया जाएगा। तो पहली शर्त क्या निकली कि किसी पुरुष और स्त्री के बीच वैलिड मैरिज हो, इनवैलिड नहीं। याद रखिए, अगर उस मैरिज के दौरान यानी कि मैरिज के कायम रहते हुए उस स्त्री को शिशु पैदा होता है, तो यह इस बात का कंक्लूसिव प्रूफ होगा, निश्चायक सबूत होगा, अकाट्य तर्क होगा कि उसका धर्मज पिता वह पुरुष है जिससे विवाह कायम है। याद रखिए, अगर विवाह का विघटन हो जाता है, डाइवोर्स हो जाता है, और डाइवोर्स के बाद अगर स्त्री वही समय पूछा जाता है 280 दिन के अंदर उस स्त्री को कोई शिशु पैदा होता है और वह स्त्री रीमैरिज या पुनः विवाह किसी पुरुष से इस बीच न की हो, तो 281 दिन नहीं, आपका कितने दिन के अंदर 280 दिन के अंदर अगर उसको शिशु पैदा होता है, रीमैरिज न की हो, तो ऐसी दशा में कह सकते हैं कि उस शिशु का धर्मज पिता कौन माना जाएगा? वह पुरुष जिससे विवाह हुआ था मतलब अब कायम नहीं है। लेकिन यह धारा एक एक्सेप्शन स्वीकार करती है कि पक्षकार ये साबित कर सकते हैं कि जिस समय संसर्ग हुआ होगा, रिलेशन बना होगा पति पत्नी में, उस समय पति पत्नी की पहुंच एक दूसरे के पास नहीं थी। यानी कि यह धारा एक एक्सेप्शन भी स्वीकार करती है। पहले पहुंच का न होना साबित करना पड़ेगा, उसके बाद ही न्यायालय डीएनए टेस्ट का आदेश दे सकता है, और डीएनए टेस्ट से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। एक उदाहरण देखिए, मान लीजिए ए बी में विवाह हुआ, पत्नी उसकी भारत में है, वह अमेरिका नौकरी करने चला गया, 5 साल से अमेरिका है, 3 साल बाद उसकी पत्नी को शिशु पैदा होता है। अब ये कहता है कि ये शिशु मेरा नहीं है, तो पहले साबित करे कि जिस समय संसर्ग हुआ होगा मेरी पहुंच मेरी पत्नी के पास नहीं थी, अर्थात मैं तो बहुत दूर था। कहाँ था? अमेरिका था। तो अमेरिका था। अब इसके लिए आपका 2 धाराएं फिर कवर करनी है। एक तो सेक्शन 11 आपका वह अन्यत्र होने का क्या कर रहा है? अभिभाग। तो अन्यत्र होने का अभिभाग कर रहा है, तो वह उस समय अमेरिका में था। यह सेक्शन 11 में रेलेवेंट होगा। अब किसको साबित करना पड़ेगा कि वह अमेरिका में उस समय था? 103 धारा मैं बताया था, यह एक स्पेशल फैक्ट है, विशिष्ट तथ्य है, और विशिष्ट तथ्य को साबित करने का भार उस व्यक्ति पर होता है जो न्यायालय से चाहता है कि न्यायालय इस विशिष्ट तथ्य में विश्वास करे। तो कौन चाहता है कि न्यायालय विश्वास करे कि मैं अमेरिका में था? ए। तो इस बात को साबित करने का भार 103 के तहत किस पर होगा? ए पर। ये भी आपका क्वेश्चन आ चुका है, जो स्पेशल फैक्ट होते हैं उसको साबित करने का भार, इस पर समस्या भी आई है। 1, 2 और 103 पर फिर हम समस्या बता रहे हैं। ये चाहता है कि न्यायालय ये विश्वास करे कि बी ने सी से कन्फेशन किया था, तो बी ने सी से कन्फेशन किया, इस बात को प्रूव करने का दायित्व ए पर है, या स्वीकृति की जो भी किया तो किस पर दायित्व होगा? ए पर, क्योंकि वही न्यायालय से चाहता है कि न्यायालय इस विशिष्ट तथ्य पर क्या करे? विश्वास। समस्यात्मक क्वेश्चन भी भाई तैयार रखना है। अब आइए, पोछी राम बनाम राज्य का केस है। पोछी राम बनाम राज्य के केस में ये बता दिया गया कि न्यायालय
डीएनए टेस्ट का आदेश अमूमन नहीं देगा। पहले पक्षकारों में से किसी को ये साबित करना ही होगा कि पहुंच नहीं थी, उसके बाद ही न्यायालय डीएनए टेस्ट का आदेश दे सकता है। पूछीराम का केस है। हाँ, हाँ, कांति देवी बनाम पोछीराम। न्यायालय आदेश नोट्स का भी कुछ सहारा लीजिए, एक दो में। आदेश दे सकता है न्यायालय जाल पकड़कर मछली पकड़ जाल फेंक कर मछली पकड़ने का काम नहीं करेगा। ये आपका और किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता कि आप डीएनए टेस्ट कराइए। आदेश निर्देश दे सकता है तो बाउंडेशन नहीं है। नहीं कराता तो एक उपधारणा की जा सकते हैं कि गलत हो तभी तो भाग रहे हो। जैसे कि हमारे मौर्य जी हैं, भाई स्वीकार कर ले रहे हैं कि हम नींबू और मिर्चा लेकर क्या कर रहे हैं, आ रहे हैं। अगर ये नहीं लाते तो भाई तुरंत उसका क्या करते, प्रतिवाद करते। मौन रह जा रहे हैं, इसका मतलब कि मौन का मतलब ये हुआ कि ये अपने द्वारा किए गए कार्य को क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। फिर एक बार देखिए आगे 112 भी याद करके जाइए। पुरुष की नसबंदी भी इस उपधारणा का खंडन नहीं कर सकती। हाँ, अगर किसी पुरुष को बीमारी हो और वह बीमारी ऐसी हो जो बिल्कुल उसे नपुंसक बनाती हो, तब इस उपधारणा का खंडन भले किया जा सकता हो। अंत में ये उपधारणा निश्चायक है और डीएनए टेस्ट के अधीन रहते हुए निश्चायक है। यानी कि इस अनुमान को काटा जा सकता है किसके द्वारा, डीएनए टेस्ट द्वारा। अब अगला ये जैसे कि आपका सुभाष चंद्र बोस के भी बारे में आपका मैंने कहा जा रहा है कि जो उनके अवशेष रखे गए हैं उनका और उनके परिवार के लोगों का डीएनए टेस्ट मैचिंग करा लिया जाए तो जो आज तक संदेह है क्या हुआ उनके बारे में, वो दूध का दूध और क्या हो जाएगा, पानी का पानी। ये मांग की जा रही है कि जो अवशेष उनके रखे गए हैं उनका और इनके परिवार वालों का क्या किया जाए। उनके अवशेष हैं कि नहीं, जो भारत के लोग आशंका जताते हैं वह भी अब क्या हो जाएगा, क्लियर। इसके बाद आइए 112 के बाद 113 आइए। 113 से भी क्वेश्चन आपका बन सकता है कि कौन सी धारा है जो ला इलाज अब है, जिसका कोई इलाज नहीं है, कोई उपचार नहीं है। 113 दूसरा क्वेश्चन, कौन सी एविडेंस की धारा अल्ट्रा वायरस है, अधिकारातीत है, अवैध है। 113 फिर आपका 113 में भी कंक्लूसिव प्रूफ है, निश्चायक सबूत है, अकाट्य तर्क है, निर्विवाद प्रमाण है। फिर अगला क्वेश्चन 113 धारा को यानी कि कौन सी ऐसी धारा है जिसका एविडेंस में तो है लेकिन अब उसका कोई महत्व ही नहीं है। तो आपका जवाब रहेगा 113। किस केस में 113 को अवैध या अधिकारातीत घोषित किया गया, केस याद रखिएगा, दामोदर गोवर्धन बनाम देवराम कांजी। दामोदर गोवर्धन बनाम देवराम कांजी। तो इसमें है क्या कि भारत शासन अधिनियम 1935 के पहले अगर किसी एरिया को अंग्रेजी सरकार ने किसी राजा महाराजा जमींदार इत्यादि को सौंप दिया था तो ये माना जाएगा, ये इस बात का निश्चायक सबूत होगा कि वह क्षेत्र जमींदार राजा महाराजा इत्यादि को हैंडओवर किया गया था और अभ्यर्पण किया गया था, दे दिया गया था। इसका अब कोई मतलब नहीं है क्योंकि राजा महाराजा है नहीं। अब आपका आज़ाद हो गया भारत, ब्रिटिश सरकार भी नहीं है। और 1876 में प्रिवी काउंसिल ने ही इसे क्या घोषित कर दिया है, अवैध। इसके बाद 113 ए आ जाइए। पिछली बार बिहार में क्वेश्चन बना था 113 ए पर और क्वेश्चन बनने का चांस भी रहता है। 113 ए पहला क्वेश्चन बनता है कब जोड़ी गई, तो 1983 में जोड़ी गई। इसके बाद आत्महत्या के बारे में
आत्महत्या के दुष्प्रेरणा के बारे में उपधारणा किस धारा में? 113A में। अगला क्वेश्चन आपका जो बनता है 113 से आपका 113A के साथ ही आपका आईपीसी में भी कुछ धाराएं जोड़ी गई और एक धारा याद रखिएगा, वह धारा थी आपका, कह सकते हैं कि 498A, पति या पति के नातेदारों। हाँ 20 अध्याय है, 20 है ना, अध्याय भी एक बार पूछा गया है भाई, एक बार अध्याय भी पूछा गया मिलाने के लिए। 20A माने अध्याय 20 में विवाह से संबंधित अपराध और क्रुएल्टी के बारे में आपका 20A में है, कैपिटल है, एक बार अध्याय पूछा गया है। एक ही धारा है 498A, पति या पति के नातेदारों द्वारा क्रुएल्टी या स्त्री के प्रति क्रूरता, और अगर पति या पति के नातेदार स्त्री के प्रति क्रूरता बरते हैं और वह स्त्री अपने विवाह के 7 वर्षों के अंदर, भाई विवाह के याद रखिए कितने वर्ष के अंदर, 7 वर्ष के अंदर आत्महत्या कर लेती हैं, और ये दिखाया जाता है कि आत्महत्या के पहले पति या पति के नातेदारों द्वारा क्रुएल्टी या पत्नी के प्रति क्रूरता बरती गई थी, तो न्यायालय यह उपधारित कर सकेगा। अब अगला यही क्वेश्चन अटैक करना है। कर सकेगा का मतलब ये हुआ कि ये तथ्य की उपधारणा है और खंडनी है। उसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। 113 एक ऐसी उपधारणा है तथ्य की कि आपका विधि की, तो तथ्य की उपधारणा है और खंडनी है। न्यायालय अनुमान लगा भी सकेगा, अनुमान नहीं भी लगा सकेगा, क्योंकि मैं प्रिज्यूम शब्द लिखा है, तो न्यायालय ये अनुमान लगा सकेगा कि ये आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित किया गया था स्त्री को पति या पति के नातेदारों द्वारा। भाई ये अनुमान। अब जो इसमें आपका छोटी छोटी जो क्वेश्चन बनते हैं, छोटे छोटे, वह ये बनते हैं कि ये धारा एक तो कब जोड़ी गई, ये 1983। दूसरा उत्तराखंड का जो मॉडल है वह आपका एक्ट नंबर पूछा है तो 46। फिर आपका कब ये धारा कब से लागू हुई, तो 25 दिसंबर 1983 से, ये भी डेट अंडरलाइन करिए, डेट पूछा गया नोट्स में है भी, 25 दिसंबर 1983 से लागू की गई। और यह धारा भूतलक्षी प्रभाव रखती है कि नहीं, यानी कि 25 दिसंबर 1983 के पहले के जो मामले हैं उसमें भी ये अनुमान क्या किया जा सकेगा, तो ये क्या रिप्रास्पेक्टिव या भूतलक्षी या बैक डेट से ये धारा लागू होती है कि नहीं होती है। उसको आपका केस भी मैं बता दे रहा हूँ। रमेश कुमार बनाम पंजाब राज्य का है, इस धारा का प्रभाव क्या है, रिप्रास्पेक्टिव यानी कि भूतलक्षी। ये ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। भविष्यलक्षी तो अपने आप ही होता है, उसमें लिखने की आवश्यकता नहीं है हर एक कानून का, भाई आगे से तो लागू ही होगा हर एक कानून। मेन दिक्कत है कि बैक डेट के मामलों में ये लागू होगा कि नहीं, 25 दिसंबर 1983 के पहले वाले मामलों में लागू होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ क्वेश्चन आपका आईपीसी में बनता है, क्रूरता का मतलब क्या होता है, मानसिक क्रूरता, शारीरिक क्रूरता, भौतिक क्रूरता और उपर्युक्त सभी, तो आप मारेंगे उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन बन सकता है, एक बार बना है 498 AIPC में कौन सी क्रूरता समाहित नहीं है, पति द्वारा क्रूरता, पति के नातेदारों द्वारा क्रूरता, पत्नी द्वारा पति के प्रति क्रूरता, इनमें से कोई नहीं। तो पत्नी द्वारा किसके प्रति, पति के प्रति क्रूरता इसमें शामिल नहीं है। और तो क्या शामिल है, तो पति या पति के नातेदार, चाहे पति के माता पिता हो बहन हो, उससे मतलब नहीं है,
किसके प्रति? विवाहिता स्त्री के प्रति क्रूरता। अगला ये 113 बी देखा जाए, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है। आपका 113 बी डावरी डेथ के बारे में जब ये पढ़िएगा तो आईपीसी की धारा आपका 304 बी पढ़िएगा। सुबह भी बताया गया 304 बी डावरी डेथ यानी कि दहेज मृत्यु। यह जो धारा है, पहला क्वेश्चन कब जोड़ी गई? 1986 में। समिति अगर पूछ ले तो मधुदंडवते समिति की सिफारिश पर। अब देखिए इसमें क्या दिया गया, पहले बैरेक्ट देख लिया जाए। अगर यदि किसी विवाहिता स्त्री की मृत्यु हुई हो, मृत्यु विवाह के 7 वर्ष के अंदर हुई हो, मृत्यु प्राकृतिक न होकर अप्राकृतिक है या जलकर हुई हो, दहन द्वारा, दहन का मतलब क्या हुआ? जलकर, और ये दिखाया जाता है आपका अभियोजन द्वारा कि मृत्यु से पहले आपका दहेज की मांग की गई थी या दहेज के लिए तंग किया गया था। यानी कि मृत्यु से पहले किसकी मांग की गई थी? डावरी की, दहेज की। तो न्यायालय यह उपधारणा करेगा, जैसे ही शब्द आया करेगा, ये उपधारणा विधि की है लेकिन खंडनीय। ये उपधारणा कैसी है? विधि की उपधारणा है, खंडनीय है। न्यायालय यह अनुमान लगाएगा कि ये जो हत्या है ये दहेज के लिए ही पति या पति के नातेदारों द्वारा की गई है। लेकिन आपका ये अब इसमें जो पूछा जाता है कि इसके लिए दंड का प्रावधान कहाँ है, तो आईपीसी की धारा 304 बी में है। दंड की मात्रा भी पूछी जाती है। 7 वर्ष से कम की सजा नहीं होगी और अधिकतम आजीवन कारावास। कम से कम 7 वर्ष, रट कर जाइएगा, दंड की मात्रा पूछी गई है, और अधिकतम कितना? आजीवन कारावास। अब कुछ छोटी छोटी बातें इसमें पूछी जाती हैं डावरी डेथ में, और वह आपका पूछी जाती हैं कि इसका अधिनियम संख्या तो 43 आपका कब से यह धारा प्रवर्तित की गई, तो सुबह भी आईपीसी में बताया गया था जब से धारा 304 बी लागू की गई आपका आईपीसी की, उसी समय ये भी धारा लागू की गई। 19 नवंबर 1986, डेट याद करना है, 19 नवंबर 1986, डेट कई बार पूछा है आपका, कह सकते हैं। और आपका इसके बाद आपका ये आ जाइए धारा 113 बी के बाद 114 देखा जाए। न्यायालय किन्हीं तथ्यों का अस्तित्व उपधारित कर सकेगा, तो फिर पूछा जाता है अब कर सकेगा तो पहला क्वेश्चन आता है कि धारा 114 में कैसी उपधारणा है? तथ्य की कि विधि की? तथ्य की, क्योंकि जैसे ही शब्द आएगा मैं प्रिज्यूम, वह कैसी उपधारणा रहेगी? तथ्य की। इस पर जो नया नया डिसीजन आ रहे हैं वह आपका लिव इन रिलेशनशिप का भी आ रहा है। लिव इन रिलेशनशिप भी इसी में आएगा। अगर कोई पुरुष और स्त्री बिना विवाह के लंबे समय तक साथ साथ रह रहे हैं, लोग उन्हें पति पत्नी के रूप में मान रहे हैं, तो भले वे लोग मैरिज न किए हों, लेकिन मैरिज किए जाने का अनुमान लगाया जा सकेगा। ये उपधारणा की धारा में आपका 114। तो तथ्य की उपधारणा यानी कि आपका 114 में जो पूछा जाता है क्वेश्चन आपका तथ्यात्मक उपधारणा है कि विध्यात्मक? तथ्यात्मक। ये कैसी अनुमान है? तथ्य का, विधि का नहीं। अनुमान लगा सकता है न्यायालय या सबूत की मांग कर सकता है। इसमें जो दृष्टांत पूछा जाता है, अब 2-3 दृष्टांत रट्टा मारना है। वैसे मैं 2 दृष्टांत बता देता हूँ, पहला और दूसरा, और 2-3 दृष्टांत आपका
ये याद करके जाइएगा कि किस धारा में है। एक तो न्यायिक कार्य के बारे में, फिर कारोबार का अनुक्रम के बारे में, दो तो जरूर याद करके जाइएगा। जो ज़्यादा पूछा जाता है आपका, वैसे प्रयास तो ये करना है भाई, 1% जो चांस है गलती का तो पूरा याद करिए, लेकिन पूरा नहीं याद कर पा रहे हैं तो कम से कम 99% के लिए 3-4 दृष्टांत रटिए। पहला देखिए, पहला चोरी के माल के बारे में है। ए एक व्यक्ति है, चोरी के कुछ समय पश्चात ए के पास चोरी का माल बरामद होता है, तो न्यायालय यह अनुमान लगा सकता है कि ए या तो चोर है या चोरी का माल जानते हुए क्या किया है, रखा है या पाया है। अनुमान लगा सकेगा, बाध्य न्यायालय नहीं। दूसरा आपका एकम्प्लिक्स या सह अपराधी के बारे में, सुबह यही आपका सीआरपीसी रुकी भी थी, तो सह अपराधी को क्षमादान की धारा में सीआरपीसी के 306, सुपुर्द न्यायालय की धारा में करता है 307 और क्षमादान कैंसिल कराना 308। तो आपका स्टेज याद रखना है कि जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हैं, महानगर मजिस्ट्रेट हैं, ये किस स्टेज में क्षमादान दे सकता है, अन्वेषण, जांच, विचारण। और फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट केवल जांच और विचारण। तो फिर एक बार बैक होइए, न्यायालय यह उपधारित कर सकेगा कि सह अपराधी विश्वास के योग्य नहीं है जब तक कि उसकी बातों का समर्थन आपका अन्य स्वतंत्र साक्षियों द्वारा न हो जाए। इसके बाद आपका 114 का दृष्टांत एफ ज़्यादातर पूछा जाता है, अंडरलाइन जरूर कर लीजिएगा, ज़्यादा पढ़ना हो तो पूरा पढ़िएगा। 114 ए आ जाइए, 114 ए से भी आपका क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन आपका निश्चित तौर पे बनने का चांस रहता है, या तो केस बन जाएगा या कब जोड़ी गई बन जाएगा। तो एक क्वेश्चन आपका है बनने का चांस रहता है 114 ए से। देखिए आपका 114 ए जो है, ये आपका पहला क्वेश्चन बनता है कि कब इसे ऐड किया गया था आईपीसी एविडेंस में, कब इसे जोड़ा गया था, तो वह सन याद रखिएगा 1983। पहला क्वेश्चन भाई बना है। दूसरा क्वेश्चन, दुराचार के बारे में उपधारणा का प्रावधान आपका कह सकते हैं कि किस सेक्शन में किया गया है, तो आपका जवाब रहेगा 114 ए में। दूसरा क्वेश्चन 114 ए कैपिटल है या क। तीसरा क्वेश्चन आपका बन सकता है कि यह जो आपका केस बनता है, यह जो धारा है किस केस में दिए गए निर्णय को प्रभावहीन करने के लिए जोड़ी गई, तो तुकाराम बनाम महाराष्ट्र राज्य। तो तुकाराम का केस की धारा से संबंधित है 114 ए से। अगला क्वेश्चन आपका मथुरावाद किस केस का उपनाम है, तो तुकाराम का ही केस का उपनाम क्या है, मथुरावाद है। फिर अगला क्वेश्चन आपका बनता है कि आपका प्रतिस्थापित धाराएं बनती है, तो एविडेंस में आपका 2 बार धाराओं को नए सिरे से लिखा गया है। फिर चारों धाराएं कवर करके जाइएगा। 39 एविडेंस की धारा और 131, ये 2 धाराएं सन 2000 में आईटी एक्ट द्वारा प्रतिस्थापित की गई और 17 अक्टूबर सन 2000 से लागू की गई। डेट भी एपीओ में आ चुका है। 2013 में जस्टिस जेएस वर्मा समिति की सिफारिश पर 2 धाराएं प्रतिस्थापित की गई, एक 119 और दूसरा 114 ए। यानी कि जोड़ी कब गई धारा 114 83 में,
और नए सिरे से कब लिखी गई? 2013 में। याद रखिए, प्रतिस्थापित मतलब कि पूरी बातें नए सिरे से लिखी गई एविडेंस की दो धाराओं में 119 और 114A। ये प्रतिस्थापन कब से लागू हुआ? 3 फरवरी 2013 से। अब आइए, इसमें है क्या? इसमें आपका दुराचार के मामलों में उपधारणा। तो इसमें यह है कि अगर दुराचार का मामला है या प्रयत्न का, स्त्री कहती है कि उसके साथ मैथुन हुआ और उसकी सम्मति नहीं थी। अब एज भी सतर्क रहना है। अगर स्त्री की एज 18 वर्ष से कम है तो सम्मति कोई बचाव ही नहीं देगी। चाहे कार्य सम्मत से किया जाए, उसकी बिना सम्मत के कोई बचाव नहीं है। लेकिन अगर स्त्री की एज 18 साल से ऊपर है, 18 18 है कि नहीं? हाँ, 18 साल से ऊपर है और अगर उसकी सम्मत थी तो बचाव मिलेगा और सम्मत नहीं थी तो बचाव नहीं मिलेगा। अगर स्त्री कहती है कि इस कार्य के लिए उसकी सम्मत नहीं थी तो न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि यह कार्य उसकी सम्मति के बिना किया गया है। सबूत का भार अब अभियुक्त पर जाएगा। अभियुक्त इस बात को साबित करे कि स्त्री की सम्मत थी, नहीं करता तो दंड का भागी होगा और कर देता है तो बचाव का क्या होगा? हकदार। इसके बाद आ जाइए, विबंध अभी छोड़ दीजिए, ये कल परसों पढ़ाया जाएगा। अगला अध्याय देखा जाए। पहले छोटे छोटे अध्याय निकाल लिया जाए, बड़े अध्याय आपका बाद में चलेगा। एक दो भले बड़ा अध्याय बाद में चले थोड़ा शॉर्टकट में, लेकिन इस समय आपका पूरा फोकस प्री पर होना चाहिए। अब आइए अध्याय 9। अध्याय 9 साक्षियों के विषय में, यानी कि आपका साक्षियों के विषय में प्रावधान करता है 118 से लेकर और 134 तक। याद रखिए। अब साक्षियों के बारे में पहले 2-3 लाइन ही भूमिका देखिए। इस अध्याय में जो हमें पढ़ना है कि कौन व्यक्ति वह सक्षम है जो न्यायालय में आकर साक्ष्य दे सकते हैं, तो सक्षमता देखनी है। फिर कुछ प्रिविलेज दिया गया है, विशेषाधिकार लोगों को दिया गया है। तो अब दो बातें यहाँ अंदर से पूछी जाती हैं कि विशेषाधिकार अधिकार के रूप में कि कर्तव्य के रूप में कि दोनों। दोनों जो ऑप्शन दिया है दोनों मार कर आना है। फिर आपका विशेषाधिकार में आपका कुछ लोगों को भाई विवश नहीं किया जा सकता कि वह कोर्ट में आकर उन बातों को प्रकट करें, और कुछ लोग उतावले हैं तो उनको जो उद्धत हैं उतावले हैं न्यायालय अनुज्ञा ही नहीं देगा। देखिए, दोनों शब्द पकड़े रहना बेरेक में। अंदर से पूछा जाता है किस धारा में विवश नहीं किया जाएगा, तो विवश का मतलब मजबूर नहीं किया जाएगा। स्वेच्छा से आकर बयान दे तो कोई रोक टोक नहीं है। और अनुज्ञा नहीं दी जाएगी, परमिट नहीं किया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वह व्यक्ति बयान देने के लिए स्वेच्छा से आता भी है तो उसका बयान न्यायालय लेगा कि नहीं लेगा? नहीं लेगा। तो प्री का भंडार इधर से आता है। हमें लगता है कि 3-4 क्वेश्चन तो इन धाराओं से क्या होगा, बन ही जाता है। चाहे सिद्धांत बने, अनुज्ञा या विवश बने, आपका विशेषाधिकार बने, क्वेश्चन या पति पत्नी बन जाए या जो भी बने, चांस पूरा रहता है 2 या 3 क्वेश्चन इस अध्याय से बनने का। तो आइए आपका 118 से शुरू किया जाए समय न गंवाते हुए। हाँ, आपका 132 भी इधर से पूछा जाता है, 134 से भी पूछा जाता है, 133 से भी,
इधर की धाराएं काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये आपका फिर एक बार देखिए, 118 देखा जाए, कौन साक्ष्य दे सकेगा, तो आपका यानी कि कौन व्यक्ति सक्षम होगा जो न्यायालय में आकर गवाही दे सकेगा। इसके लिए 118 बताती है कि सभी व्यक्ति सक्षम होंगे, यानी कि सक्षमता एक नियम है और अक्षमता क्या है, अपवाद। अब इसी पर तुरंत पागल को जोड़िए। पागल सक्षम होगा कि अक्षम होगा? सक्षम है, सक्षम है, अक्षम नहीं है। स्पष्टीकरण बताता है 118 का कि कोई पागल साक्ष्य देने के लिए अक्षम नहीं है, यानी कि सक्षम है। तो कब पागल अक्षम होगा? जब वह न्यायालय द्वारा किए गए प्रश्नों को समझने में असमर्थ हो और उसका उचित उत्तर देने में असमर्थ हो। तो फिर एक बार नियम देखिए भाई, क्वेश्चन यहाँ घुमावदार थोड़ा पूछा जाता है। सामान्यतः सभी व्यक्ति 118 के तहत सक्षम है। सक्षमता एक नियम है और अक्षमता अपवाद है। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे जरूर हैं। अगर कोई बालक है, मन का रोगी है, शरीर का रोगी है, या आपका कह सकते हैं कि बहुत बूढ़ा हो गया है इत्यादि, और तो ऐसी दशा में वह सक्षम होगा कि नहीं, इसका पैमाना एक ही है कि क्या ये लोग न्यायालय द्वारा किए गए प्रश्न को समझ रहे हैं और उसका रिनेबुल या युक्त युक्त उत्तर दे रहे हैं। तो अगर समझ रहे हैं, दे रहे हैं, तो चाहे पागल हो, चाहे छोटे छोटे बच्चे हो, बूढ़ा हो, या मन या शरीर का कोई क्या हो, रोगी, वह सक्षम साक्षी माना जाएगा। यही नियम पागल पर भी अप्लाई होता है। और 118 का कौन सा स्पष्टीकरण याद रखिए कि अगर पागलपन मात्र पागल होने के कारण अक्षम नहीं है, वह सक्षम है। कब अक्षम होगा? जब वह न्यायालय द्वारा किए गए प्रश्नों को समझने में क्या है, आपका असमर्थ है, और उचित उत्तर देने में भी क्या है, असमर्थ है। तो ऐसी दशा में आपका ये भी याद रखना है। अब यहाँ जो आपका क्वेश्चन बनता है, वह आपका कौन अक्षम है। तो जो इडियट होता है, यानी कि जो जड़ होता है, जो महामूर्ख कहा जाता है, बैठिए इधर बैठिए, अभी 5-10 मिनट में ब्रेक होगा, बैठिए वहीं बैठिए कहीं भी। जो इडियट होता है, अब यहाँ देखिए आपका समस्यात्मक क्वेश्चन बनता है कि कौन अक्षम है साक्ष्य देने में। तो आपका दे देगा बालक, बालक अक्षम नहीं है। दे देगा बूढ़ा, वो भी अक्षम नहीं है। दे देगा आपका बहरा, गूंगा। तो भाई जो लोग नहीं बोल सकते, अब इशारों द्वारा अपना बयान क्या कर सकते हैं, जो अब एक ही अक्षम हुआ, जड़। जड़ यानी कि मूर्ख, यानी कि जन्मतः उसको कुछ समझ नहीं होती। कहा जाएगा पूरब तो जाएगा पश्चिम। पूछा गया कि तुम्हारा नाम क्या है, तो अमेरिका बता रहा है। पिता का नाम इंग्लैंड बता रहा है, यानी कि ये जन्म से ही सिलवट लोढ़ा है। यानी कि इसका मतलब कि जन्मतः यह क्या है, मूर्ख ही है। तो आपका ये अक्षम नहीं, ये अक्षम हमेशा होता है, क्योंकि अब बुद्धि उसकी कभी भी सही नहीं हो सकती। अब 118 के बाद 119 पूछी जाती है धारा सदैव। 119 पर आ जाइए। 3-4 क्वेश्चन 119 से बन रहा है इस समय। एविडेंस की धारा 119 से जो आपका क्वेश्चन बन रहा है, पहला क्वेश्चन आपका ये बन रहा है कि डम्ब विटनेस कहाँ है। डम्ब विटनेस यानी कि मूक साक्षी, अर्थात जो साक्षी बोलने में असमर्थ है। इस पर केस भी याद रखिएगा। केस आपका पूछा जाता है क्वीन इम्प्रेस बनाम अब्दुल्लाह का, कि और इसमें दुलारी नामक वेश्या थी और उसका गला काटा गया था और वह बोल नहीं पा रही थी। वह इशारों द्वारा बयान दी। तो अगर इशारों द्वारा बयान दी है, तो वह बयान मौखिक साक्ष्य माना जाएगा कि लिखित? मौखिक।
ये किस केस में आया? क्वीन इम्प्रेस बनाम अब्दुल्ला। ये केस किससे संबंधित है? तो मृतकालिक कथन से। तो भाई 10-12 मिनट का ब्रेक रहेगा, फिर आपका क्लास चलेगा। अभी इसको खींचते हैं हम, आपका 15-20 धारा और खींचते हैं आज। थोड़ा रेस्ट ले लीजिए आपका, तब आपका क्लास चलेगा भाई। 119 अभी हम पढ़ाएंगे। अभी कुछ आपका टेक्निकल क्वेश्चन एक दो आते हैं, उसको पढ़ाएं। देखिए आपका 119 से भी लगातार क्वेश्चन आपका बनता है। पिछली बार यूपीजे में आपका 2 क्वेश्चन 119 से बना था 2018 में। वैसे एक क्वेश्चन बनने का चांस रहता है। ये जो धारा है ये 2019 में 2013 में प्रतिस्थापित की गई है, अर्थात नए सिरे से लिखी गई है। इसमें आपका ये है डम्ब विटनेस, यानी कि जो साक्षी बोलने में असमर्थ है, यानी कि आपका गूंगा हो या धार्मिक, अपने धार्मिक कह सकते हैं आस्था के अनुसार प्रण लिया हो, या किसी रोग के कारण या हादसे के कारण या घटना के कारण बोलने में असमर्थ हो, तो क्या वह गवाह सक्षम साक्षी होगा कि नहीं होगा? तो अब बोल नहीं सकता तो कैसे दे साक्ष्य? तो संकेत द्वारा, इशारों द्वारा दे सकता है, चिन्ह बनाकर दे सकता है या लिख कर दे सकता है। लेकिन ये सब संकेत, इशारा, चिन्ह और लिख कर देता है तो खुले न्यायालय में देना पड़ेगा। और ऐसे साक्ष्य को जो लिख कर वह दे रहा है आपका दस्तावेजी न मानकर मौखिक साक्ष्य माना जाएगा। अब ये है कि जब वह बोलने में असमर्थ है तो इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग तैयार की जाएगी, जो 2013 में मुख्य रूप से आया। वीडियो रिकॉर्डिंग तैयार होगी और एक विशेष प्रबोधक, यानी कि जो उसके इशारे को क्या कर सके, समझ सके, एक एक्सपर्ट के रूप में भी ऐसे व्यक्ति को रखा जाएगा जब वह बयान देता है। इस पर जो आपका क्वेश्चन आपका केस वाइज बनता है। एक केस याद रखिए, क्वीन इम्प्रेस बनाम अब्दुल्ला का, कि मृतकालिक कथन संकेत या इशारों द्वारा भी किया जा सकता है। 119 समाप्त हो गया, अब 120 आइए। 120 से भी आपका क्वेश्चन अभी बिहार में बना था और लगातार बनता रहता है। पहला क्वेश्चन जो सोशल मीडिया पर छाया रहता है कि एविडेंस की कौन सी धारा पति और पत्नी को सेपरेट या पृथक या अलग अलग व्यक्ति मानती हैं, तो धारा 120। ये पहला याद रखिए। ये जो पहला पूछा जाता है, पत्नी की पर्सनालिटी अलग है, पति की पर्सनालिटी अलग है, ये किस धारा में से उत्पन्न होता है? तो अगर पूछा जाए कि किस धारा से उत्पन्न होता है तो आपका जवाब रहेगा धारा 11, आपका 120 से 120। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि धारा 120 की पूरक धारा कौन है, सप्लीमेंट्री सेक्शन कौन है? 122। ये याद रखिए। 122 से भी अच्छा क्वेश्चन बनता है केस सहित MC वर्गीज बनाम TJ पूनान का, हम बताएंगे। लेकिन पहले 120 दो ही लाइन की धारा है। देखिए 120 क्या कहती हैं, सिविलवाद के पक्षकार और उनकी पत्नियां और पति, यानी कि AB में कोई सिविलवाद चल रहा है तो वाद के पक्षकार का मतलब A और B सक्षम साक्षी होंगे कि नहीं होंगे? A अगर पति है तो उसकी पत्नी, और A पत्नी है तो उसका पति भी सक्षम साक्षी। B पूर्व पति है तो उसकी पत्नी, और B पत्नी है तो उसका पति भी क्या होगा? सक्षम साक्षी। कोई रोक टोक नहीं। अब क्रिमिनल मामलों में भी, आपराधिक मामलों में पति और पत्नी एक दूसरे के विरुद्ध सक्षम साक्षी होंगे। यानी कि पति पर मुकदमा चल रहा है तो पति के पक्ष में या पति के विरोध में पत्नी गवाही दे सकती है कि नहीं दे सकती है, और पत्नी भी पति के पक्ष में
और पति के विरोध में गवाही दे सकती है कि नहीं? दे सकती हैं। पति भी दे सकता है, पत्नी के फेवर में भी, और किस में? विरोध में। यानी कि आपराधिक और सिविल दोनों मामलों में पति पत्नी को अलग माना गया है, और ये सक्षम साक्षी होंगे कि नहीं? होंगे। अब इतना इसी शब्द को उलझा देगा कि उलझना नहीं है, बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर करके जाना है। बिहार जे में इतना उलझा दिया था कि लोग उसी में उलझ गए है, जरा भी उलझना नहीं है। सभी सक्षम मार देना है, चाहे पति हो या पत्नी, और चाहे सिविल मामला हो या क्या हो, क्रिमिनल, उसमें अब दिमाग नहीं लगाना है। 120 को थोड़ा कंट्रोल करती हैं धारा 122, तो अब 122 प्रिविलेज चलेगा। तो पहले अब विशेषाधिकार बताया जाए। 121 से लेकर 132 तक की धाराएं कहीं लिस्ट बना लीजिएगा। ये प्रिविलेज या विशेषाधिकार या उन्मुक्ति या छूट से संबंधित हैं। यानी कि कुछ व्यक्तियों को छूट दी गई है, विशेषाधिकार दिया गया है कि कुछ दशाओं में उन्हें बाउंड नहीं किया जा सकता, बाध्य नहीं किया जा सकता, विवश नहीं किया जा सकता कि वह आकर उस तथ्य को प्रकट करें, यानी कि उस बात के बारे में गवाही दें। और कुछ व्यक्तियों को आपका अनुज्ञा नहीं दी जा सकती, यानी कि अगर वह गवाही देना भी चाहते हैं तो उनको गवाही देने से क्या किया जाएगा? रोक दिया जाएगा। इसी को प्रिविलेज कहते हैं। और प्रिविलेज कहाँ से कहाँ तक है? पहला क्वेश्चन 121 से लेकर 132 तक। तो पहले 121 देखा जाए। 121 में न्यायाधीश और मजिस्ट्रेटों को प्रिविलेज हैं, और सुप्रीम न्यायालय के निर्णय के अनुसार आर्बिट्रेटर यानी कि मध्यस्थ भी इस बचाव का हकदार होगा। यानी कि 121 में किसको विशेषाधिकार दिया गया है? न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट और मध्यस्थ तीनों को। क्या बचाव दिया गया है? आपका बचाव ये है कि अगर कोई न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट हैं और अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन के दौरान वह कुछ बातों को जान गया है, या उसके आचरण के बारे में अगर कोई साक्ष्य देना है उसे, तो ऐसी दशा में उसे विवश नहीं किया जाएगा, बाध्य नहीं किया जाएगा कि न्यायिक कार्यवाही के दौरान तुमने क्या जाना या तुमने कैसा कंडक्ट न्यायिक कार्यवाही के दौरान दिखाया। लेकिन विवश किसके द्वारा किया जा सकता है? ये भी पूछा जाता है कि कब न्यायाधीश मजिस्ट्रेट को विवश किया जा सकता है। वो जरूर याद रखिएगा। अपवाद में पूछा जाता है तो किसके आदेश से, तो किसके विशेष आदेश से विवश किया जा सकेगा? जिस न्यायालय के ऐसा न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट क्या है? सबॉर्डिनेट हैं, अधीनस्थ हैं। 4 ऑप्शन देगा। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, अपील न्यायालय, और जिस न्यायालय के ऐसा न्यायाधीश मजिस्ट्रेट क्या है? अधीनस्थ हैं। तो क्या मार कर आएंगे? अधीनस्थ। सुबह हमने बताया था कि इसको कोरिलेट कर लीजिएगा सीआरपीसी की धारा 479 से, रूल अगेंस्ट बायस, पक्षपात के विरुद्ध नियम, अभिनत के विरुद्ध नियम बताया गया था। यानी कि कल बताया गया था, तो भाई नहीं। अभिनत के विरुद्ध नियम, तो अगर कोई न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट किसी मामले में पर्सनल रूप से इंटरेस्टेड हैं, तो किसकी अनुमति से ही, किसकी अनुज्ञा से ही वह उस मामले की सुनवाई कर सकता है जिसके वह अधीनस्थ हैं, कि अपील न्यायालय की अनुज्ञा से? तो 4479 में अपील न्यायालय मारना है। और अगर 121 आ जाए तो आपका किसके, कौन से न्यायालय के? अधीनस्थ। लेकिन जो अन्य घटनाएं न्यायालय में घटित हुई हैं मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश की उपस्थिति में, उन घटनाओं के बारे में
उसे विवश किया जा सकता है कि वह आए और अन्य घटनाओं के बारे में बयान दे। यानी कि आपका कार्य दो भागों में बांट लीजिएगा। एक न्यायाधीश मजिस्ट्रेट का आचरण और एक न्यायिक कार्यवाही के दौरान न्यायाधीश होने के नाते वह जाना है, उसके बारे में विवश नहीं किया जाएगा। लेकिन अन्य जो घटनाएं घटती हैं उसके बारे में उसे क्या किया जा सकेगा, विवश। अन्य घटनाएं का मतलब ये हुआ, यही समस्या पूछी जाती हैं। ये एक गवाही दे रहा था, माने गवाह आया और गवाही दे रहा था, तब तक अभियुक्त ने गवाह पर चाकू से न्यायालय में ही हमला कर दिया, तो ये अन्य बातें हैं और इसके लिए मजिस्ट्रेट को विवश किया जा सकता है। जब इस मुकदमे का ट्रायल चले कि आकर बताइए कि आपके आंखों के सामने क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था, ये विवश किया जा सकता है। 3 दृष्टांत दिए गए हैं और 3 दृष्टांत में आपका जो 2 दृष्टांत हैं वह न्यायिक कार्यवाही के दौरान न्यायाधीश के नाते पता चला, तो उसमें कोई व्यवस्था नहीं। लेकिन कौन विवश कर सकता है, जिसके वह न्यायाधीश अधीनस्थ हैं। लेकिन तीसरा दृष्टांत अन्य बातों के बारे में है, तो तीसरा ही अटैक करना है आपका। देखिए, वैसे तीनों भाई घर से पढ़ कर जाइएगा, हम एक ही बता रहे हैं जहाँ से ज़्यादा चांस है। क सत्य न्यायालय के समक्ष इसलिए अभियुक्त हैं कि उसने सत्य न्यायालय ख के समक्ष विचारित होते समय किसी पुलिस अफसर की हत्या करने का प्रयास किया था, तो क्या ऐसे सत्य न्यायाधीश को विवश किया जा सकता है कि नहीं, कि आपके सामने क्या हुआ था, कैसे हमला हुआ, आकर बताइए। किया जा सकता है। इस मामले में कोई विशेषाधिकार उनको प्राप्त नहीं है। क्यों? क्योंकि ये अन्य बातें हैं, यानी कि अदर बातें हैं। भाई सतर्क रहना है। 122 आ जाइए, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन एक बनता है। 120 को कंट्रोल करती हैं थोड़ा। 122, 122 में भाई विवश किया जाए नहीं किया जाएगा कि अनुज्ञा नहीं दी जाएगी, बैरेक पर लिखते रहिए। आपका ये भी सतर्क रहना है। ये भी आपका पूछा जा चुका है, ये नहीं कि वो छोड़ दीजिए। 121 में विवश नहीं किया जा सकता कि अनुज्ञा नहीं दी जा सकती, कि दोनों, तो विवश नहीं। अब 122 आइए। विवाहिता स्थिति के दौरान में दी गई संसूचना, तो कोई भी व्यक्ति जो विवाहित है या जो विवाहित रह चुका है, किसी संसूचना को जो किसी व्यक्ति द्वारा जिससे वह विवाहित हैं या रह चुका है, विवाहिता स्थिति के दौरान में उसे दी गई थी, प्रकट करने के लिए विवश न किया जाएगा और न वह किसी संसूचना को प्रकट करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा। यानी कि इसमें दोनों शब्द आ गए। ये भी पूछा है, विवश नहीं किया जा सकता कि अनुज्ञा नहीं दी जा सकती, कि दोनों, दोनों। 122 में दोनों है। न तो उसे बाध्य किया जाएगा, और अगर वह स्वेच्छा से आता है कि हम इस बारे में गवाही देंगे, तो अनुज्ञा देगा कि नहीं न्यायालय की, ओपन करो बातों को, नहीं। तो पहले नियम देखिए, उसके बाद अपवाद देखा जाएगा। ए और बी में विवाह हुआ था, विवाह कायम रहने के दौरान। यानी कि पहला अपवाद मिला कि अगर विवाह होने के पूर्व कोई जानकारी दी गई थी पति माने आपका, तब ये धारा नहीं लागू होगी। विवाह विघटन के बाद जानकारी दी गई है, तब भी लागू नहीं होगी। तो कम्युनिकेशन किया गया हो, कब किया गया हो कम्युनिकेशन, विवाहिता स्थिति के दौरान। पति ने पति को कोई सूचना दी या पत्नी ने पति को दी, तो जब तक विवाह कायम है ये सूचना प्रकट नहीं की जाएगी। विवाह टूटने के बाद भी ये सूचना प्रकट नहीं की जाएगी, और पति या पत्नी मर गए तब भी ये प्रकट नहीं की जाएगी। यानी कि आपका जो पूछा जाता है, ये संसूचना प्रकटन से, ओपन करने से कब तक संरक्षित रहेगी, विवाह के दौरान, विवाह विघटन के बाद, आपका
मृत्यु के पश्चात भी उपर्युक्त सभी, तो उपर्युक्त सभी मारकर आइएगा। लेकिन अगर विवाद पति पत्नी के बीच हो तो ये संसूचनाएं प्रकट की जा सकती हैं। यानी कि पत्नी ने पति के खिलाफ मुकदमा किया हो, चाहे सिविल या क्रिमिनल, या पति ने किसके खिलाफ किया है, पत्नी के, तो ये संसूचनाएं क्या की जा सकती हैं, प्रकट। दूसरा, अगर ये संसूचनाएं किसी थर्ड पर्सन के हाथ में आ जाती हैं तब प्रकट की जा सकती हैं। और आपका MC वर्गीज बनाम TJ पूनान का केस है कि पति ने अपनी पत्नी को लेटर लिखा, वह लेटर पत्नी ने अपने पिता को दे दिया, पिता कोर्ट में आया, लेटर पेश कर दिया, तो बताइए संसूचना किसने ओपन की, पत्नी ने कि थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन अगर कर सकता है कि नहीं कर सकता है। आपका अगर संसूचना किसी नहीं नहीं, आपका थर्ड पर्सन के लिए सम्मति नहीं है, तो पत्नी सम्मत दी थी वहाँ विवाद, यानी कि पत्नी वहाँ सम्मत दी थी। अब पति कह रहे थे कि ये संसूचना प्रकट नहीं की जा सकती, और पत्नी कह रही थी कि की जा, तो थर्ड पर्सन पर भी ये लागू। तो अगर जैसे कि पति अपनी पत्नी को कोई जानकारी दे रहा है और बेड के नीचे कोई व्यक्ति छिप कर सुन रहा है, तो वह जो सुन रहा है वो ओपन कर सकता है, क्योंकि केवल संरक्षण पति पत्नी को है, थर्ड पर्सन ओपन कर सकता है। अब आपका TJ पूर्णान का केस, तो आपका बहुत घुमावदार क्वेश्चन यहाँ से ही बनता है, थोड़ा सतर्क रहिएगा। अब बहुत ज़्यादा नहीं बता सकते, जो आ सकता है केवल वहीं बताया जा सकता है, बताने को तो भाई घंटों बताया जा सकता है। ये धारा इस आधार पर आधारित है कि पारिवारिक सुख शांति बनी रहे, पति पत्नी के बीच में जो जानकारियां हैं वो बची रहें, लेकिन संसूचना के अलावा अगर पति ने कोई कंडक्ट दिखाया है, कार्य किया है, तो वह, या पत्नी ने कोई कंडक्ट दिखाया, कार्य किया, वह प्रकटन से संरक्षित नहीं है। यानी कि पति, जैसे कि मान लीजिए एक उदाहरण के रूप में कभी काल पूछ सकता है, पति आपका लूट करके आया था, अपनी पत्नी को सोना दिया, फिर दाग धब्बा लगा था खून कर, जाकर बाथरूम में नहाया और पत्नी से कहा कि आज हमने लूट की है, तो जो पत्नी से कहा कि हमने लूट आज की है, इनको लूटा है, ये संसूचना है। जो ये सोना दिया और नहाया धोया कपड़ा धोला, ये संसूचना नहीं बल्कि क्या है, ये कंडक्ट है, और ये प्रकट की जा सकती है। भाई याद रखिए, सीमित दायरा है, केवल किसको संरक्षण मिला है, आपका संसूचनाओं को। इसके बाद 123 राज्य के कार्यकलापों के बारे में साक्ष्य। आपका आपका पापुली लेक्स सुप्रीमो, या लोकहित सर्वोच्च विधि होती हैं, या जन कल्याण सर्वोच्च विधि होती हैं, ये क्वेश्चन आया है। ये किस धारा में समाहित हैं, 123 में। अर्थात इसका मतलब कि लोकहित के आधार पर, जनता के हित के आधार पर कुछ बातों को सरकार प्रकट करने से इनकार कर सकती है। तो आपका केस याद रखना है, सुखदेव सिंह सोढ़ी, SS सिंह, सुखदेव सोढ़ी सिंह बनाम पंजाब राज्य का, याद रखिएगा, SS सिंह का केस, सुखदेव सोढ़ी सिंह बनाम पंजाब राज्य का केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि पापुली लेक्स सुप्रीमो, लोकहित सर्वोच्च विधि होती है। ये किस धारा में समाहित हैं, 123। तो 123 में है क्या, अब एक लाइन बियर एक्ट देखा जाए। भाई सेक्शन थोड़ा पकड़े रहिएगा, शासकीय संसूचनाएं दे तो 124, और राज्य के क्रियाकलाप को ओपन नहीं किया जाएगा, 123। सेक्शन याद रखिएगा, एक एक लाइन, शासकीय संसूचनाएं दे 24 और राज्य के क्रियाकलाप 123। ये भी पूछा गया है, देखिए बैरक की भाषा, आप
लाभों के बारे में साथ। कोई भी व्यक्ति राज्य के किसी भी कार्यकलाप से संबंधित अप्रकाशित शासकीय अभिलेखों से व्युत्पन्न कोई भी साक्ष्य देने के लिए अनुज्ञात न किया जाएगा तो इसमें अनुज्ञा नहीं दी जाएगी। ये भी पॉइंट पकड़ना है। फिर एक बार ऊपर से कवर करिए। 121 में क्या था? विवश नहीं किया जाएगा। 122 में दोनों, न तो विवश न ही अनुज्ञा। फिर 123 में आपका परमिशन नहीं दिया जाएगा, ये भी पूछा गया है। सतर्क रहना अंदर से। तो अनुज्ञा नहीं, अनुज्ञात न किया जाएगा सिवाय संपृक्त विभाग के प्रमुख अफसर की अनुज्ञा से, जो ऐसी अनुज्ञा देगा या उसे विधारित करेगा, यानी कि देने से इनकार कर देगा। इसका मतलब ये हुआ कि राज्य कोई दस्तावेज होना चाहिए, वह दस्तावेज राज्य के क्रियाकलाप से संबंधित होना चाहिए। वह दस्तावेज ऐसा है जिसमें कोई साक्ष्य छुपा है, उसे पेश करने की क्या की गई हो मांग, तो उस विभाग का प्रमुख ऑफिसर ही ये डिसाइड करेगा कि क्या इस डॉक्यूमेंट को कोर्ट में पेश किया जाए या न किया जाए। लेकिन आपका लग गया तो समस्या मौजूद हो गई। 162 धारा से जोड़कर पढ़ना है। अगर अधिकारी को आपत्ति है तो न्यायालय कह सकता है कि दस्तावेज कोर्ट में लेकर आओ, आपत्ति पर मैं विचार करूंगा। अगर आपत्ति तुम्हारी सही निकली तो लौट जाना लेकर, अगर आपत्ति सही नहीं निकली तो ये दस्तावेज कोर्ट में क्या करना? पेश। यानी कि वरिष्ठ अधिकारी के आदेश को चुनौती दे सकते हैं और अंतिम निर्णय किस पर चला जाएगा? कोर्ट पर। की धारा में जोड़कर पढ़ेंगे 162, याद रखिए। इसके बाद आपका 124 आ जाइए, शासकीय संसूचनाएं, यानी कि आपका जो शासकीय कम्युनिकेशन होता है, जैसे सुभाष चंद्र बोस के ही बारे में। तो पहला क्वेश्चन बनता है कि धारा 124 किन शासकीय संसूचनाओं में लागू होगी? भारत के शासकीय संसूचनाओं की जो विदेश से संसूचनाएं भारत सरकार को मिली हैं उसके अधिकारियों को, कि दोनों के इनमें से कोई नहीं, दोनों। यानी कि चाहे भारत के लोक सेवक या अधिकारी संसूचना दिए हों, विदेश से कोई संसूचना जानकारी मिली हो, तो उसे भी प्रकट करने से कुछ दशाओं में क्या किया जा सकता है? इनकार। अगर देखा जाए कि प्रकट करने से किसका नुकसान हो जाएगा? लोक हित का। यानी कि आपका सबसे अच्छा नेताजी या सुभाष चंद्र बोस के बारे में विदेशों से क्या क्या संसूचनाएं मिली, क्या हुआ, आज तक भारत सरकार ने प्रकट नहीं किया। लोग आरटीआई लगाते रहे, कुछ फालतू बातें अब खुद ही प्रकट कर दी, लेकिन मेन बात आज भी नहीं बताई कि इनकी मृत्यु कैसे हुई। जांच कमेटी बनी, उसकी रिपोर्ट ही दबी, आजकल फाइलों में ही दबी रह गई। तो भाई बताने से इनकार कर सकते हैं सरकार, याद रखिए। तो देखिए बेरेट की भाषा। हाँ, एक बार पूछा गया देशी की विदेशी की दोनों संसूचनाएं यहाँ संरक्षित है, दोनों मार कर आइए। देखिए एक लाइन का बेरेक्ट है। कोई भी लोक अफसर उसे शासकीय विश्वास में दी गई संसूचनाओं को प्रकट करने के लिए विवश नहीं किया जा सकता। तो 123 से जोड़कर पढ़िएगा। 123 में क्या था? अनुज्ञा नहीं दी जा सकती। 124 में क्या है? विवश नहीं किया जा सकेगा, जबकि वह समझता है कि उस प्रकटन से क्या होगा? पब्लिक इंटरेस्ट या लोक हित को क्या पहुंचेगा? नुकसान। वैसे पापुली लेक्स सुप्रीमो, लोकहित सर्वोच्च विधि होती है, 124 में भी है। लेकिन आपका जो ज़्यादातर पूछा जाता है कंपटीशन में 123 में। लेकिन यहाँ भी स्पष्ट लिखा है कि लोकहित को नुकसान पहुँचने की संभावना है, तो जो शासकीय विश्वास में किसी लोक सेवक को सूचना मिली है वह प्रकट करने से क्या कर सकता है? इनकार। अब इसको भी चुनौती देंगे 162 धारा के तहत। 162 धारा बताती है कि आप न्यायालय, अगर आपत्ति है तो न्यायालय इस पर अंतिम निर्णय देगा
कि ये संसूचना प्रकट की जाए कि न की जाए। न्यायालय ये भी कह सकता है कि आप हमें बता दीजिए, हम इसको परिबद्ध कर लेंगे, इम्पाउंड कर लेंगे, जब्त कर लेंगे कागज, किसी को दिखाएंगे नहीं। एक उदाहरण कम से कम देख लिया जाए, काला धन, ब्लैक मनी। तो काला धन वालों की लिस्ट स्विट्जरलैंड से आ गई। सरकार ने स्विट्जरलैंड की सरकार से संविदा की है कि हम इसको ओपन नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चला तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बताइए, सरकार कह रही थी कि शासकीय विश्वास में मिली है संसूचना, हम प्रकट नहीं करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बंद लिफाफे में हमें दीजिए और हम किसी को बताएंगे नहीं। तो लाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने देखा कौन ब्लैक का काला धन वाला है, लेकिन नाम आज तक ओपन। तो उस कागज को परिबद्ध कर लिया जाता है, जब्त। और ये नहीं कि कोई देख ले, आपका परिबद्ध का मतलब आपका जब्त कर लेना। तो क्रिमिनल कोर्ट अपने समक्ष की गई दस्तावेज या चीज को परिबद्ध कर सकता है कि नहीं। सीआरपीसी की धारा 104 याद रखिएगा, पूछा जाता है। कौन सी धारा है? 104, रट कर जाइएगा। और सुप्रीम कोर्ट भी परिबद्ध कर सकता है संविधान का अनुच्छेद 142, 142 आर्टिकल। अगला देखिए आपका 125, अपराधों के करने के बारे में जानकारी। तो 125 के तहत मुखबिरों को संरक्षण दिया गया है। इसमें आपका विवश नहीं किया जा सकता। अपराधों के करने के बारे में जानकारी, यहाँ जो प्रोटेक्शन दिया गया है वह मुखबिरों को दिया गया है। बैठिए, सर को बोल दीजिए बैठे 2-4 मिनट। अजय सर हैं, बैठ, उधर खड़े हैं, देखिए बता दीजिए बैठे हैं। 5 मिनट में भाई खाली होते हैं, आज थोड़ा लेट भी हो गया है। कल थोड़ा खींचा जाएगा, ज़्यादा कोर्स खींचना पड़ेगा। आज थोड़ा इधर की धाराएं भी भाई अब ये है कि भाई ऊपर से एक एक लाइन तो बताना नहीं है। वैसे 90% क्वेश्चन आकर ही रहेगा, जितना बताया जाए जाकर। साल पेपर जो भी हो आप एक बार देखिए, केस सहित और सिद्धांत सहित पूरा बताया जा रहा है। तो अब ये पूछा जाता है कि मुखबिरों को संरक्षण कहाँ दिया गया? 125 में। यानी कि किसी पुलिस अफसर, तीनों याद रखिएगा, एक बार पूछा है, किसी पुलिस अफसर, किसी मजिस्ट्रेट से या किसी राजस्व ऑफिसर से, राजस्व संबंधी अपराध भी हैं, राजस्व ऑफिसर से ये नहीं, वे यह बताने के लिए इनको विवश नहीं किया जा सकेगा कि ये जो अपराध के बारे में संसूचना है ये आपका स्रोत क्या है, कहाँ से मिली। इसीलिए गुप्तचर की बात, गुप्तचर की सूचनाएं क्या रहती हैं? गुप्त। और इनाम घोषित होता है कि जो भी इस अपराधी के बारे में बताएगा, पकड़वाएगा, उसका नाम गुप्त रहेगा और उसे क्या दिया जाएगा? इनाम। जासूस हो गया, ट्रैप विटनेस हो गए, मुखबिर हो गए, सब इसी में संरक्षण के क्या होंगे? हकदार। 100, हाँ तो विभाग में चढ़ता है ना तो गुप्त रखा जाता है। अब ये थोड़े हैं कि लीक कर देंगे। जब पुलिस, जब रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो समाज बच पाएगा। अब सरकार के पास तो काला धन वालों की लिस्ट है, मोदी जी जानते हैं कि कौन कौन है, क्यों नहीं नाम ले ले रहे हैं? भाई ये थोड़े हैं कि सरकार नहीं जानती, फाइल उसी के तो पास है, लेकिन मीडिया में नहीं आएगी क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियल फाइल है, तो उतना नहीं जाना है। अगला ये 126, अब आप जैसे लोगों को भी बचाव दे ही दिया जाए अंत में। यानी कि अधिवक्ता साहब को आपका एक देखिए उदाहरण, एक 3 उदाहरण पकड़े रहिएगा, इसी में आपका जो 2 उदाहरण रहेगा उसमें वकील साहब बाध्य होंगे, कल और बताया जाएगा, लेकिन 3 उदाहरण पहले पकड़िए। ए एक व्यक्ति है और कह रहा है कि मैं जा रहा हूँ बी का घर लूटने, और जब लूट करके आ जाऊंगा तो हे वकील साहब, आप हमारे भगवान हैं, आप हमें क्या करिएगा? बचा।
ये संसूचना अवैध उद्देश्य को अग्रसर करने में दी गई है, तो ये आपका प्रकटन से संरक्षित नहीं है। वकील साहब को विवश किया जा सकता है कि बताइए क्लाइंट ने क्या कहा। दूसरा उदाहरण देखिए, आपका ए एक अभियुक्त है, मर्डर का अभियुक्त है, आकर वकील साहब से मिलता है और सब कुछ बता देता है, फिर कहता है कि हमारा बचाव करिए। तो वकील साहब से ये नहीं पूछा जा सकता कि अभियुक्त ने आपसे क्या कहा और वकील साहब ने क्या सलाह दी अभियुक्त को। ये भी प्रकटन से क्या है, संरक्षित। ये भी कोर्ट में ओपन नहीं होगा। अगर ये धारा नहीं रहती तो पुलिस वाले वकील साहब को ही पकड़ते और पूछते कि बताइए अभियुक्त ने आपसे क्या क्या बताया, और वकील साहब को ही लठियाते। लेकिन वकील साहब बचाव के हकदार हैं कि धारा में 126 में, याद रखिए बचाव के हकदार हैं। तीसरा उदाहरण देखिए लास्ट में, एक अभियुक्त है, वकील एक व्यक्ति है वकील साहब के यहाँ आया कि हजूर भी हमारा 500 रुपया उधार लिया है, दिलवाइए। फिर दोबारा मुकदमा हो गया तो दोबारा आया तो वकील साहब देखे कि हम 500 रुपया था और जीरो बढ़ाकर कितना कर दिया, यानी कि बाद में फ्रॉड कर दिया। तो ये वकील साहब प्रकट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो कल बताएंगे हम आपका, थोड़ा सर कुछ काम है, सर आए हैं तो कल आपका थोड़ा समय बढ़ाएंगे, और क्योंकि 2 दिन बचा है तो भाई प्रयास किया जाए कम से कम और 100 धारा पढ़ाने का। आज थोड़ा टारगेट कुछ कारणों से कुछ कम रहा, तो कल चलेगा क्लास भाई आपका अब।